हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूआरटीएस 20 के जूलॉजी सेक्शन के सॉल्यूशंस में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। पहला क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट। यानी यहाँ पर आपको एक्सक्रीटरी से क्वेश्चन ये मिला है कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कहीं ना कहीं गलत मिलान है उन ऑर्गेनिज्म का, यानी इनकरेक्ट मैच कहीं ना कहीं है उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से जो रिलीज कर रहे हैं बेटा। आइए देखते हैं। रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल और बर्ड तीनों के तीनों यूरिकोटैलिक होंगे बेटा, यूरिक एसिड को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, इंसेक्ट, फ्रॉग, बोनी फिश यूरियोटैलिक होंगे। क्या इंसेक्ट कहीं ना कहीं यूरिकोटैलिक होगा, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा, यहाँ पर इंसेक्ट के कारण बेटा सेकंड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा बेटा, क्योंकि अपन से पूछा हुआ है इनकरेक्ट वाला। फ्रॉग, बोनी फिश और जो मैमल्स हैं ये यूरियोटैलिक होंगे बेटा, यहाँ पर ये और एनलिड्स भी यूरियोटैलिक कहीं ना कहीं होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रॉग और बोनी फिश सही, लेकिन इंसेक्ट के कारण ये इनकरेक्ट हो गया। मैमल्स हो गए, फ्रॉग हो गया, शार्क हो गया, ये बेटा आपके यहाँ पर यूरियोटैलिक होगा। अच्छा, बोनी फिश यहाँ दिया हुआ था, बोनी फिश बेटा अमोनोटैलिक होगा, अमोनोटैलिक होगा बोनी फिश। और मेराइन फिशेस जो होंगे जिसमें कॉन्ड्रिक्थीज और बोनी फिश के मेराइन वाला ग्रुप वो यूरियोटैलिक होता है। तो शार्क यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीज है, मैमल्स भी यूरियोटैलिक होंगे, फ्रॉग भी यूरियोटैलिक होंगे, बिल्कुल सही है। एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियन अमोनोटैलिक होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही है। मॉलस्क भी होंगे, बोनी फिशेज में जो आपके फ्रेश वाटर फिशेज है वो भी होंगी, कई सारे होंगे बेटा अमोनोटैलिक। तो आप देखेंगे कि 136 में इनकरेक्ट आपको दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। अगला देखेंगे, Which of the following factor induces the lactational amenorrhea। आप जानते हैं lactational amenorrhea एक प्रकार का नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें पार्चुरेशन के बाद फीमेल में ब्लड के अंदर हाई प्रोलैक्टिन होने के कारण कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल इवेंट्स जितने भी है वो नहीं अकर होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं होती है। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन के कारण बेटा सप्रेस हो जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला होता है, और ये निकलता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन को निकलवाता है जो कि आपके एफएसएच है, एलएच है, और एफएसएच रिलीज होगा बेटा तो फीमेल के अंदर जो ओवरी है वहां पे मौजूद फॉलिकल्स को ग्रो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, ना एफएसएच निकलेगा, ना फॉलिकल्स डेवलप होंगे। तो इसी कारण से बेटा लैक्टेशनल पीरियड के दौरान यानी इंटेंसली हाई लैक्टेशन के दौरान जो कि पोस्ट पार्चुरेशन होगा उस दौरान बेटा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाएगी। वही इसका मतलब है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन ब्लड ऑफ फीमेल मदर। यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 137 का करेक्ट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटा। जीएनआरएच को प्रोजेस्टेरोन भी कहीं ना कहीं इनिबिट करता है और साथ ही प्रोलैक्टिन भी इनिबिट करेगा। प्रोजेस्टेरोन बेटा प्रेगनेंसी के दौरान कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को होने से रोकेगा फीमेल के अंदर, जो कि 9 मंथ का ड्यूरेशन होगा, और उसके बाद 6 मंथ तक जब तक बच्चा बेटा कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली इसी मिल्क पे कोलोस्ट्रम जो शुरुआत का होगा इसी मदर के मिल्क पे अगर वो कहीं ना कहीं फीड कर रहा है तो बेटा हाई प्रोलैक्टिन ब्लड में देखने को मिलेगा। तो 137 का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। गलत आपको पहचानना है बेटा, ये आपके बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, एंजाइम से आया है बेटा। आप जानते हैं कि कोई भी एंजाइम जो है वो दो पार्ट में, ये फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलेगा, एंजाइम दो पार्ट में डिवाइड किए गए बेटा। सबसे पहले आपके पास सिंपल एंजाइम्स आ गए हैं जिनमें केवल और केवल प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, आपके कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। वहीं आप देखेंगे कि आपका कॉन्जुगेट एंजाइम है जिसको आप कोलो एंजाइम भी कहते हैं, और कॉन्जुगेट एंजाइम में बेटा आपके पास प्रोटीन पार्ट भी है जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है जिसे आप कोफैक्टर कहते हैं। इसी कोफैक्टर में फर्दर आपको तीन चीजें और देखने को मिलेगी कि कोफैक्टर जो जुड़ा है बेटा कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक पार्ट लूजली तरीके से कहीं ना कहीं अटैच है, ट्रांजेंटली तरीके से अटैच है, तो उसे आप कहते हैं बेटा कोएंजाइम, जिसके मेन कंपोनेंट्स विटामिन वगैरह रहते हैं। वही इनऑर्गेनिक पार्ट अगर लूजली तरीके से जुड़ा हो तो उसे आप मेटल आयन कहते हैं। यहाँ पे मेटल आयन एक्टिवेटर हो गया। और दूसरा बेटा आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, अगर अटैच है बेटा टाइटली अटैच है, परमानेंटली अटैच है, तो वो हो गया बेटा, वो कोफैक्टर जो है वो कहलाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका कहलाएगा। इसमें एग्जांपल्स कुछ है जो आपको याद रखने हैं, हीम हो गया जैसे। तो देखेंगे आपको गलत पहचानना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच है ऑर्गेनिक और या इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कोफैक्टर इन होलो एंजाइम। जी हाँ, होलो एंजाइम में टाइटली अटैच होने वाला कोफैक्टर आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। एपो एंजाइम नॉन प्रोटीन, जी नहीं, प्रोटीन पार्ट होगा। आप जानते हैं होलो एंजाइम के अंदर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, और एपो एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है किसी होलो एंजाइम के अंदर, तो ये इनकरेक्ट हो गया, नॉन प्रोटीन दे रहा है और यही आंसर हो गया। आगे देखेंगे, कोएंजाइम लूजली अटैच कोफैक्टर, जी हाँ लूजली अटैच कोफैक्टर है, वो भी ऑर्गेनिक पार्ट आप कह सकते हैं, ये आपका कोएंजाइम हो गया। और विटामिन जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कोएंजाइम की, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट आपका हो गया 138 के अंदर सेकंड, तो यही आंसर है बेटा।
आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स अक्रॉस द जेल ड्यू टू सीविंग। सीविंग इफेक्ट बेटा आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर सीविंग इफेक्ट जो होता है वो एगरोस जेल प्रोवाइड करता है। एगरोस जेल प्रोवाइड करेगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का रोल नहीं है। तो आप देखेंगे कि एगरोस जेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीविंग इफेक्ट व्हिच अकर ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप देखेंगे 139 का फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग आपके पास आया है। कॉलम 1 होमो हैबिलिस, ये आपके पास होमिनिड्स कुछ है और उनके रेस्पेक्ट में आपको करेक्ट वाला पॉइंट कॉलम सेकंड के अंदर देखना है। होमो हैबिलिस बेटा फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड हो जाएगा, तो ए का हो गया सेकंड। होमो इरेक्टस बेटा ई ऐसे लिखो, इसकी मिरर इमेज बनाओ तो 9 बन जाएगा, 900 कैरियर कैपेसिटी हो गई बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे आप फोर्थ हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में कहीं न कहीं पाए जाते थे, वहीं ड्वेलिंग करते थे बेटा, तो इसका फर्स्ट हो गया। और डी बेटा होमो निएंडरथालेंसिस, निएंडरथल मैन के लिए बेटा उसका जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है 1 लाख से 40,000 ईयर अगो। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी इनके लिए, तो थर्ड पॉइंट ही हो गया। तो करेक्ट मैचिंग आप देखेंगे, ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ये आपको दिया हुआ है बेटा थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला देखेंगे कौन मैचली करेक्टली मैच नहीं है। आपको यहाँ इनकरेक्ट पहचानना है बेटा, यहाँ कुछ डेटा आपको दिया हुआ है फिजियोलॉजी का। आइए देखते हैं। जॉइंट डायस्टोल बेटा 0.5 सेकंड का आप देखते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर जो 0.8 सेकंड आप डिवाइड करते हैं तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। इसमें आप देखेंगे कि एट्रियल सिस्टोल का जो ड्यूरेशन है, जहां दोनों एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो 0.1 सेकंड हो गया, ये आपका एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन हो गया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन आपका बेटा ये वाला है 0.2 से लेकर 0.4 यानी 0.3 का ड्यूरेशन आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल का होगा। इसके बाद आता है जॉइंट डायस्टोल, और जॉइंट डायस्टोल का समय बेटा ये आपका 0.5 से 0.8 तक यानी जो 0.4 सेकंड का आपका जॉइंट डायस्टोल है। और यहाँ दिया हुआ है आपको 0.5 सेकंड, ये गलत हो गया। 0.4 सेकंड में दोनों एट्रियाज और दोनों वेंट्रिकल्स जो है बेटा रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, रीपोलराइज्ड रहते हैं बेटा। तो आप देखेंगे रिलैक्सेशन की स्टेट का जो टाइम है जॉइंट डायस्टोल का वो 0.4 होता है ना कि 0.5, ये गलत हो गया यानी 1 पॉइंट। तो ये है आपको इनकरेक्ट पहचानना था। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक बार में कोई एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने पे जितना ब्लड बेटा बाहर निकालेगा वही कहीं ना कहीं स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। तो आप देखेंगे कि ईच वेंट्रिकल ईच कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकालता है उसे आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं और ये होता है 70 ml, ये सही है। यूरिया एस्क्रीटेड, ह्यूमन जो है एक दिन के अंदर एस्क्रीट जो यूरिया करता है वो 25 से 30 ग्राम होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है बेटा 25-50 ग्राम, जो कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन के थ्रू निकाला जाएगा बेटा। ब्रीदिंग रेट 25 नहीं, ये गलत हो गया। ब्रीदिंग रेट बेटा 12 से 16 टाइम पर मिनट, क्योंकि आप जानते हैं इंस्पायरेशन 2 सेकंड का और एक्सपायरेशन 3 सेकंड का नॉर्मल वाला। तो आप देखेंगे टोटल ब्रीदिंग का टाइम 5 सेकंड आया, इसको आप जब 60 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 12 और इसमें थोड़ा और जोड़ के 16 कहीं ना कहीं आप कर देते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया, यानी ये भी आपके नॉट करेक्टली मैच में आ गया। जीएफआर 125 ml पर डे की बेटा 180 लीटर होती है, यहाँ ये पर मिनट की होनी चाहिए थी, ये इनकरेक्ट हो गया। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.4 सेकंड का आप देखेंगे कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0.3 सेकंड के लिए इस कार्डियक साइकिल में, और बाकी समय जो है वेंट्रिकल्स आराम कर रहे हैं यानी डायस्टोल वाली स्टेज में है। तो ये समय कितना हो गया बेटा टोटल, ये समय हो गया 0.5 सेकंड का। 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, यहाँ 0.4 दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट हो गया यानी ये भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आप देखेंगे ए डी ई एफ में आपको इनकरेक्ट दिए हुए हैं मैचिंग, और वही आपका आंसर है जो दिया हुआ है थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर ए डी ई एफ। तो क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग पेयर आपको बॉडी फीचर और एनिमल के साथ मैच कराना है, यानी करेक्ट वाला आपको ढूंढना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर, यानी कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है और ऑर्गेनिज्म सामने है, आपको सही वाला पहचानना है। कैनाल सिस्टम क्या एस्टीरियास के अंदर मिलेगा? जी नहीं, एस्टीरियास तो एक इकाइनोडर्म है, स्टारफिश है, और इकाइनोडर्म के अंदर बेटा वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है एज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा, ना कि कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा के अंदर देखने को मिलता है, पहला इनकरेक्ट। दूसरा देखो मेटाजेनेसिस ओवेलिया, हाँ मेटाजेनेसिस जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, पॉलिप से मेडुसा असेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली, कहीं ना कहीं एक ही ऑर्गेनिज्म शो करे उसे आप मेटाजेनेसिस कह रहे हैं। और ये ओवेलिया
और इसके साथ साथ फाइजेलिया जो कि पोर्चुगीज मेन ऑफ वॉर है, और ये ओवेलिया सी फर होता है बेटा, तो ये शो करेंगे और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे फीचर जो एनिमल के सामने लिखा हुआ है। डोर्सल नर्व कॉर्ड फेरेटिमा, फेरेटिमा एक इन्वर्टिब्रेट है और इसके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, डोर्सल इन द हार्ट प्लेस होगा, ये इनकरेक्ट हो गया। अगला देखिए मस्कुलर फेरिंग्स टीनिया के अंदर, मस्कुलर फेरिंग्स की शुरुआत बेटा एस्केल मेंथिस से होगी और टीनिया जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज का मेंबर है, ये भी इनकरेक्ट हो गया बेटा। आप देखेंगे सही वाला फीचर मेटाजेनेसिस ओवेलिया के सामने ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। मेटाजेनेसिस के साथ हम मेटास्टेसिस, जितने मेटा वाले हैं ध्यान रखिएगा बेटा, मेटास्टेसिस कैंसर में था, मेटामॉर्फोसिस लार्वा से एडल्ट में होना था, इसके साथ साथ ये मेटाजेनेसिस आपका यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो 142 का करेक्ट आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन के अंदर, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट, ये आपके आया बेटा जॉइंट से, स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आया है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आपके डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है और केवल जॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और दो कैविटी ग्लिनॉइड और एसिटाबुलम बस। हिंज जॉइंट बेटा बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल जो कि स्कैपुला है और क्लेविकल फॉर्म कर रही है, तो स्कैपुला में कैविटी मौजूद है, वहां पर ह्यूमरस जब अटैच होती है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, और यहाँ पे दिया हुआ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट तो बेटा एल्बो और आपके नी वाले पोर्शन में मिलेगा, हिंज ये जो डिजिट्स है यहाँ देखने को मिलेगा, ये इनकरेक्ट हो गया बेटा, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अगला देखेंगे फाइब्रस जॉइंट बिटवीन कार्पल, कार्पल्स के बीच में बेटा जो कार्पल्स है यहाँ पर आपको ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलेगा, ये फाइब्रस जॉइंट आपको क्रेनियम की बोन्स में देखने को मिलता है, ये इनकरेक्ट हो गया। अगला देखेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, यहाँ ये वाला होना चाहिए था फाइब्रस जॉइंट पैराइटल और फ्रंटल बोन में। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क और साथ ही प्यूबिक सिम्फाइसिस जो वेंट्रली मीट कर रही होती है दो कॉक्टल बोन, तो वहां पर फॉर्म होता है, ये इनकरेक्ट हो गया बेटा, ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर यही है। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे, जी हाँ बिल्कुल सही है कि आपके पहली और दूसरी वर्टिब्रे जो है एटलस और एक्सिस, वहां पे उन दोनों के बीच पाइवट जॉइंट मौजूद होता है, रेडियस अल्ना में भी होता है बेटा। तो आप देखेंगे फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया और ये आपको पहचाना था 143 का आंसर फोर्थ। अगला देखेंगे हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने सही है बेटा। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये आपके सीएनएस से आया है क्वेश्चन, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉर्पस कैलोसम नर्व फाइबर की ट्रैक्ट है जो आपके दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ने का काम करती है, मैमेलियन कैरेक्टर होता है बेटा केवल मैमल्स में। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, रेज, फियर एटसेट्रा, ये सारी चीजें बेटा हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर कंट्रोल कर रहा होता है, ये भी सही है। अगला देखिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो ऑप्टिक लोब्स है 4, क्वाड्री फ्रॉग में 22 होंगी बेटा, 22 होती है, 2 होती है, इज फाउंड एट द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिडब्रेन, जी हाँ ये भी करेक्ट है। और मेडुला कंटेन्स सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को भी बेटा, जितना भी एएनएस है उसका कंट्रोल आपके पास मेडुला के पास है। तो आप देखेंगे तीनों के लिए रेस्पॉन्सिबल मेडुला, तो चारों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है और 4 वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है बेटा फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है, कुछ ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। मॉर्फिन, ये ड्रग से आया बेटा, मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू अ पर्सन who have undergone surgery as a painkiller, हाँ बिल्कुल सही है कि मॉर्फिन को, अफीम को आप एज अ पेन किलर भी यूज कर सकते हैं जिस पर्सन के अंदर हाल ही में सर्जरी हुई हो बेटा। आगे देखेंगे च्यूइंग टोबैको इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, हाँ हाँ निकोटीन बिल्कुल सही बात है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा और साथ ही आपकी हार्ट रेट को भी इंक्रीज करने का काम करता है, स्टिमुलेंट है बेटा इसी कारण से, है ना। अगला देखिए कोकेन हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर नहीं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे तो बेटा कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो इंपैक्ट डालते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। ये सीएनएस में जो आपके न्यूरॉन्स हैं वहां पर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने का, इंटरफेयर करने का काम करता है कोकेन, ये भी स्टिमुलेंट होती है ड्रग, ये इनकरेक्ट हो गया बेटा और ये आंसर है। आगे देखिए ओपियोइड ड्रग्स आर जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, जी हाँ बिल्कुल सही है। अफीम, हीरोइन जो मॉर्फिन है ये कहीं ना कहीं स्नॉटिंग और इंजेक्शन के थ्रू ली जाती है बेटा, बिल्कुल सही है। कोई भी ड्रग आपको याद करनी है तो बेटा उसको बॉडी में उसके रिसेप्टर्स याद रखिए, उसका मोड ऑफ इनटेक याद रखिए, इसके साथ साथ कहाँ वो इंपैक्ट कर रही है, क्या इंपैक्ट कर रही है वो याद रखिए, स्टिमुलेंट है कि साइकोडेलिक है, कैसी है आपको याद रखना है बेटा। हेलुसिनोजेनिक कौन कौन सी है, कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजेनिक होंगे, इसके साथ साथ कोकेन भी हेलुसिनोजेनिक होगी, एलएसडी और इसके साथ साथ बेटा धतूरा भी हेलुसिनोजेनिक होगा। और आप देखेंगे 145 का इनकरेक्ट आपको दिया हुआ है थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है, ए वाले पॉइंट डैश इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब आपको हार्मोन्स पहचानने बेटा, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, जब भी मेंटेनेंस आ जाए बेटा खट से आंसर लगाओ, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन होगा मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम भी और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में भी,
ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जी हाँ, प्यूबर्टी के समय जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा बेटा कॉर्पस ल्यूटियम से, जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज होने लगेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, वो मेमोरी ग्लैंड में मौजूद जितने भी डक्ट्स हैं, जैसे मेमोरी डक्ट हो गए, एम्पुला हो गया, लैक्टिक प्रेस डक्ट हो गई, इनको भी डेवलप करने का काम करता है। जबकि एस्ट्रोजन जो है इसी मेमोरी ग्लैंड के अंदर फैट के अमाउंट को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेगा। तो पहले में फर्स्ट में हो गया बेटा प्रोजेस्टेरॉन, आपको 2 ऑप्शन में दिया हुआ, आगे देखेंगे। सेकेंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज को बना रहे हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज को फॉर्म कर दे रहे हैं, यानी ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा दे रहे हैं। और वही क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है बेटा। और ये इंसुलिन करेगा कि ग्लूकागॉन करेगा बेटा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ग्लूकागॉन है, डायबिटोजेनिक हार्मोन है। और यहाँ पे सेकंड ही आंसर हो जाएगा बेटा। अगला देखेंगे थर्ड, हाइपर सीक्रेशन ऑफ डैश इन एडल्ट्स कॉल्ड एक्रोमेगेली। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन जब हो जाएंगे एडल्ट में तो वो एक्रोमेगेली कॉज करेगा बेटा। बचपन में अगर कमी होगी, बचपन में अगर कहीं ना कहीं हाइपर सीक्रेशन हो रहा है तो जाइजेंटिज्म कॉज करेगा। तो आप देखें ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे आ गया। ये सेकंड ऑप्शन में आपको तीनों ब्लैंक्स जो है वो मिल जाएंगे सही वाले। 146 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। आगे देखेंगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके पास है। स्टेटमेंट टाइप फ्रॉग से आया बेटा। इन फ्रॉग द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब एंड्स इन 5 and 4 डिजिट। बेटा जो 4 लिम्ब है इसमें तो 4 डिजिट्स होती हैं, 4 उंगलियां, जबकि हाइंड लिम्ब में होती है 5 उंगलियां, 5। तो 4 में 4 लिम्ब में 4, और यहाँ दी हुई है बेटा 4 में 5 और हाइंड में 4। ये गलत हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखेंगे फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जी हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहीं ना कहीं नजर आता है फ्रॉग के अंदर कि फर्स्ट जो डिजिट होगी मेल की वहां पर कॉपुलेटरी पैड मौजूद होगा 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे, और इसके साथ साथ जो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स हैं ये भी मेल फ्रॉग के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप इससे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कर सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बाय प्रेजेंस ऑफ कॉपुलेटरी पैड एंड साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स इन फीमेल। यही गलत हो गया बेटा, मेल में होनी चाहिए, ये फीमेल में नहीं होंगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट, और दोनों स्टेटमेंट वाला इनकरेक्ट वाला ऑप्शन आपका फोर्थ है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे सही यहाँ पूछा गया है। डेंड्राइट्स कैरी, डेंड्राइट्स का क्वेश्चन यानी कहीं कहीं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से बात आई है बेटा। आप देखेंगे कि न्यूरॉन का मैं रफली एक डायग्राम इधर बनाऊं तो डेंड्राइट्स ही हो गए ब्रांच वाले इसी मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर, और ये हो गई सिनेप्टिक नॉब्स एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। ये एक्सॉन हो गया, ये सेल बॉडी होगी, ये डेंड्राइट्स हो गए। तो आप देखेंगे डेंड्राइट्स जो है वो हमेशा टुवर्ड्स दिस सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्सेस भेजने का काम करते हैं। ऊपर अगर सिनेप्स है तो वहां से इंपल्स लेके बेटा टुवर्ड्स दिस सेल बॉडी भेजने का काम करेंगे, और यहाँ लिखा है अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये इनकरेक्ट हो गया। आगे देखेंगे एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। क्या एक्सॉन उधर उल्टा भेजेगा क्या? नहीं, एक्सॉन जो है टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल भेजने का काम करेगा, या फिर आप कहें सिनेप्स की तरफ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ भेजने का काम करेगा, या फिर आप अगर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो कहीं ना कहीं सार्कोलेमा जो होगी मसल फाइबर की उधर भेजने का काम करेगा नर्व इंपल्स को। अवे फ्रॉम सेल बॉडी ऑलवेज होगा एक्सॉन से ट्रांसमिशन। इसी कारण से यूनिडायरेक्शनल भी होता है बेटा हमेशा। तो एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स नहीं बेटा, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये गलत हो गया। एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जी हाँ, अगर ये मोटर एंड प्लेट है तो यहाँ पर अगर मसल फाइबर यहाँ मौजूद है बेटा तो ये एक्सॉन टुवर्ड्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भेजने का काम करेगा नर्व इंपल्स को। ये करेक्ट हो गया और यही सही है बेटा, यही आंसर है। अगला देखेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैज अ डेंड्राइट, अ नहीं कई सारे डेंड्राइट होंगे बेटा, मैनी डेंड्राइट एंड एन एक्सॉन। एक्सॉन तो सभी में एक होगा बेटा, लेकिन यहाँ डेंड्राइट्स कई सारे होंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर करेक्ट आपको दिया हुआ है थर्ड वाले ऑप्शन में, और थर्ड हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर। 2 कॉलम आपको दी हुई है, आइए देखते हैं। ये आपको यहाँ पर हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक नेम दिए हुए हैं, ठीक है, फंक्शनल नेम दिए हुए हैं। इमरजेंसी हार्मोन बेटा आप जानते हैं कैटेकोलेमाइंस को कहते हैं, और ये आपको मिलेगा कॉलम सेकंड में। कैटेकोलेमाइन जो है ये आपको देखने को मिलेगा, कैटेकोलेमाइंस आपको देखने को मिलते हैं। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और यहाँ एपिनेफ्रिन दिया हुआ है। जी हाँ, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन भी वही है। तो आप देखेंगे ए का करेक्ट मैच फोर्थ हो गया। लाइफ सेविंग हार्मोन कॉर्टिसोल को कहते हैं बेटा, कॉर्टिसोल ये रहा थर्ड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक प्रकार का स्टेरॉइड नेचर का है। चाइल्ड बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को आप कहेंगे फिफ्थ, ये रहा। मेटाबॉलिक हार्मोन थायरोक्सिन को कहेंगे, थायरोक्सिन बेटा सेकंड वाले पे है। इसके अलावा प्रेगनेंसी हार्मोन आपका भी बताया था प्रोजेस्टेरॉन होगा। तो आप देखेंगे फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, सेकंड और फर्स्ट आपको दिया हुआ है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, और ये हो जाएगा 149 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। लिस्टेड बिलो आर सम केमिकल कंपाउंड, कुछ केमिकल कंपाउंड से वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन, मीथेन, और कौन से कंपाउंड रिलीज हुए थे मोल्टन मास से, जो कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे, और वो जब अर्थ क्रस्ट पे आके ठंडे हुए तो वहां से कौन कौन सी गैसेस रिलीज हुई बेटा, और कौन कौन से केमिकल कंपाउंड रिलीज हुए वो
अर्थ सरफेस को कवर्ड, जब मोल्टन मास ने अर्थ सरफेस को कवर्ड किया था, अर्ली अर्थ सरफेस को, तो बेटा कौन कौन से कंपाउंड जो है वो रिलीज हुए। तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, वाटर वेपर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अमोनिया होगा, ऑक्सीजन उस टाइम पे रिलीज नहीं हुई थी बेटा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और मीथेन वहां पर रिलीज हुई थी। तो ए बी सी और ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। Consider the following statement with respect to human kidney and find out the incorrect one। गलत वाला आपको पहचानना है बेटा। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, बेटा ये रेगुलेशन से क्वेश्चन है, हर पेपर में डाल रहे हैं और ये आएगा बेटा इस बार। तो देखिएगा, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एक्टिवेट्स दी ऑस्मो रिसेप्टर इन बॉडी। आप जानते हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उस पर ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और इनकी नजर हमेशा बेटा ब्लड वॉल्यूम, ये सेंसिटिव होते हैं ब्लड वॉल्यूम पे, ब्लड प्रेशर पे, और साथ ही आयनिक कंसंट्रेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ब्लड वॉल्यूम रिलीज होगा, कोई पर्सन एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड्स का लॉस अगर उसमें होता है, तो उस दौरान बेटा डिक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम, उसके कारण ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑन हो जाएंगे और सिग्नल भेजेंगे बेटा हाइपोथैलेमस के पास, तो वहां से रिलीज होगा एडीएच, और एडीएच बेटा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा के ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल करने का काम करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एक्टिवेट कर देंगे, जी हाँ बिल्कुल कर देंगे एक्टिवेट। एडीएच फैसिलिटेट करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस जो कि यूरिन के थ्रू ज्यादा वाटर लॉस हो रहा होता है, उसको प्रिवेंट करने का काम एडीएच करेगा रीअब्जॉर्प्शन करके। रीअब्जॉर्प्शन माने फिल्ट्रेट से यानी डीसीटी वाले पोर्शन से वाटर को उठा के ब्लड में डाल देना और ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देना, ताकि क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाए। तो आप देखेंगे इसी डायूरेसिस को रोकने के हिसाब से इसका नाम जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बना है, तो ये करेक्ट है। अगला देखेंगे, एल्डोस्टेरोन कैन कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जी हाँ सही है कि एल्डोस्टेरोन कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, सोडियम और वाटर के लिए अब्सॉर्ब करके, सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर तेज होगा। इसके साथ साथ लीड्स टू डिक्रीज, नहीं डिक्रीज इन जीएफआर नहीं, डिक्रीज इन जीएफआर। अगर ब्लड प्रेशर तेज होता है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो जीएफआर बढ़ेगा बेटा, कम नहीं होगा। तो ये इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर है। अगला देखें, किडनी फंक्शन इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि जिसमें इन्वॉल्व है बेटा आपके जीजीए हो गया है, आपके किडनी हो गई है, और कुछ हद तक हार्ट भी हो गया है। ये कहीं ना कहीं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू किडनी की जो रेगुलेशन है वो कंट्रोल की जाती है। इसमें न्यूरल वाला भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, जिसमें ऑस्मो रिसेप्टर से हाइपोथैलेमस वाले सिग्नल जो जा रहे होते हैं वो, और हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स वगैरह है वो निकल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे 151 में करेक्ट आंसर आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट दिया हुआ है। अगला देखेंगे, फॉर कॉन्ट्रासेप्शन कपल शुड एब्सटेन फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग, ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से बात आई है यहाँ पर। कोइटस इंटरकोर्स आप जानते हैं, जिसको रिदम मेथड भी कहते हैं, यानी जो रिस्क पीरियड है उस दौरान बेटा कहीं ना कहीं कोइटस को आप अवॉइड कीजिए, ऐसा यहाँ पर बात की जाती है। तो और जो समय होता है बेटा वो ओवुलेशन के आसपास वाला होता है, 10 से 17 डेज की बात करेंगे। अगर नॉर्मल 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल कही है, तो 10 से 17 डेज जो है कहीं ना कहीं कोइटस से एब्सटेन करना होगा कपल को, ताकि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ना हो और प्रेगनेंसी ना हो। तो आप देखेंगे नेचुरल मेथड कोइटस इंटरप्टस, जिसे आप रिदम मेथड भी कहते हैं, इसका ड्यूरेशन बेटा 10 से 17 डेज हो जाएगा नॉर्मल 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो 152 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे बेटा, विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आप जानते हैं कर्व, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका शेप सिग्मॉइड शेप आता है। कहीं ना कहीं ये कर्व जो है राइट और लेफ्ट में शिफ्टिंग दिखाता है। राइट में शिफ्टिंग इसकी तब नजर आएगी जब कहीं ना कहीं टिश्यू वाली कंडीशंस रहेंगी बेटा, टिश्यू वाली कंडीशंस जहां पे डिसोसिएशन ऑक्सीजन का ऑक्सीहीमोग्लोबिन से होता हुआ नजर आएगा। अगर टिश्यू के पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन आ रहा है तो उस समय ऑक्सीजन को छोड़ना है, ताकि ऑक्सीजन कहां चली जाए, सेल्स और टिश्यूज के पास चली जाए, और इंटरस्टिशियल स्पेस में भी चली जाए, ताकि किसको मिल जाए, सेल्स को मिल जाए। तो टिश्यू वाली कंडीशंस के दौरान ये कर्व राइट शिफ्टिंग शो करता है। ये रहा राइट शिफ्टिंग, जहां डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा बेटा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन यहाँ बढ़ जाता है। जबकि लेफ्ट वाले अगर बात करूं, लेफ्ट शिफ्टिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी लंग्स के लेवल पे या फिर एल्वुलर लेवल पे, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और वहां पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपको फॉर्म करना है, डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन बढ़ाना है। तो यहाँ लेफ्ट शिफ्टिंग के दौरान डिसोसिएशन तो आपको कम देखने को मिलेगा और एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो ये रही आपकी लेफ्ट शिफ्टिंग इस कर्व की। तो देखेंगे, और राइट शिफ्टिंग की कंडीशंस क्या है, वही कंडीशन जो बेटा हार्श कंडीशंस होती है। जैसे हार्श कंडीशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हार्श कंडीशन हो गई बेटा, आप तापमान सबसे पहले बढ़ा दीजिए, तापमान यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है, जहर बढ़ा दीजिए, यानी PCO2 ज्यादा हो गया, PO2 कम कर दीजिए बेटा, ये लीजिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एसिडिटी इंक्रीज कर दीजिए, H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा। पीएच, अगर HL आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच क्या होगी, कम होगी, एसिडिक होगी बेटा। इसके साथ साथ एक दो कंपाउंड और हैं जिनकी वजह से बेटा 2,3 DPGA जो होता है वो बढ़ाने पर भी ये राइट शिफ्टिंग शो करता है। तो ये सारी वो कंडीशन है जब कर्व राइट चला
जाएगा और राइट जाने पे क्या होगा बेटा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन अकर होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो देखते हैं जो इसको राइट शिफ्टिंग के लिए फेवर करेगी। सबसे पहले लोअर टेम्परेचर, जी नहीं, लोअर टेम्परेचर नहीं होगा। हाई H+ कंसंट्रेशन, जी हाँ ये हो जाएगा। हाई PCO2, हाँ ये हो जाएगा। लो PO2, हाँ ये भी हो जाएगा। और लो pH यानी एसिडिक कंडीशन, जी हाँ ये भी हो जाएगा। तो B, C, D, E ये आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको राइट शिफ्टिंग के लिए फेवर करेंगे। तो आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन में ये सारे मिल गए, 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला देखेंगे, Which statement is correct with regarding to cardiac cycle? Cardiac cycle के बारे में आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं, करेक्ट वाला ढूंढना है। The duration of each cardiac cycle is of 0.8 seconds। जी हाँ, पहला ही सही और पहला ही आंसर है। During ventricular systole, atrioventricular valves open। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल बेटा कांटेक्ट होंगे तो आपको ये ब्लड जो है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजना है, ना कि ऊपर वापस एट्रियम में। तो आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान बेटा जो कस्पिड वॉल्व्स हैं, जिनको आप एवी वॉल्व्स भी कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इनको सबसे पहले बंद कर दीजिए और उन्हीं के कारण फर्स्ट हार्ट साउंड आता है जिसे आप लब कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि एवी वॉल्व जो है वो खुल जाते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये गलत बात है बेटा, गलत है। यहाँ पर एवी वॉल्व्स क्लोज होने चाहिए थे और सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन होने चाहिए थे। ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। From the atria, nearly 70% of blood flows into the ventricle during atrial systole। 70% नहीं बेटा, 30% blood flow increase हो जाता है during atrial systole। atria से ventricle में 30% increase हो जाएगा बेटा, ये भी गलत दिया हुआ है। अगला, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। ये बात गलत हो गई बेटा। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, ना कि शॉर्टर। जो कि लब है वो ड्यू टू कस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण आई है, जबकि जो सेकंड हार्ट साउंड है डब, जो हमारे सिलेबस में है, वो आती है बेटा ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स। एक आती है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पहले और एक आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो आप देखेंगे 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो सही दिया हुआ है। अगला देखेंगे, which of the following substances if introduced into the blood stream would cause coagulation of blood at the site of introduction। आप देखेंगे कि यहाँ पर बात की गई है कि ब्लड वेसल में आप कौन सी चीज को डाल दीजिए कि उसके इंट्रोड्यूस करने के बाद बेटा कहीं ना कहीं कोगुलेशन आपको शो होने लगेगा। तो कोगुलेशन के लिए देखो, फाइब्रिनोजन तो पहले से ही ब्लड में मौजूद है, प्लाज्मा का प्रोटीन है, ये होगा नहीं। हेपेरिन एंटी कोगुलेंट है, ये भी नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन भी पहले से मौजूद है, प्लाज्मा का प्रोटीन है, और ये एक्टिवेट हो जाएगा फर्दर जब आप किसको डाल देंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन को डाल देंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि एंजाइम कैस्केड प्रोसेस के थ्रू बनता है। एक्सो और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो इंजर्ड टिश्यू और थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स हैं उनसे रिलीज होता है। तो इनके कारण एंजाइम कैस्केड प्रोसेस की वजह से बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज होगा, सबसे पहले हेपेरिन को इनएक्टिवेट करेगा, कैल्शियम को बाइंड करेगा और फाइब्रिनोजन को बेटा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फर्दर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये अगर आप वहां इंट्रोड्यूस कर देंगे तो कोगुलेशन आपको शो होने लगेगा। तो 155 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगले देखेंगे, which of the following statement is incorrect। गलत आपको पहचानना है बेटा। ये देखते हैं, द मेडुलरी, ये किडनी से आपके पास क्वेश्चन आया है। मेडुलरी जोन किडनी की एनाटॉमी से, द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्सेस। ये सही बात है बेटा। आप देखेंगे कि इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो दिया हुआ है उसमें ये रहे आपके पिरामिड्स और ये रहा कॉर्टिकल रीजन और ये बीच में मेडुलरी रीजन बेटा, सेंटर में मेडुलर वाला रीजन आपका मौजूद है। तो आप देखेंगे कि जो मेडुलरी जोन है किडनी का वो डिवाइडेड होगा फ्यू कोनिकल मासेस जिन्हें आप मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, और ये मेडुलर पिरामिड्स प्रोजेक्टेड होते हैं कैलिक्सेस में। जी हाँ, यहाँ पर आपको माइनर कैलिक्स, पैपिलरी डक्ट देखने को मिलेगी, माइनर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स मिलेंगे तो एक मेजर कैलिक्स फॉर्म होगा, और मेजर कैलिक्स आगे जाके बेटा रीनल पेल्विस में कंटिन्यू हो रहा है, जो आपके यूरेटर का पहला ब्रॉड भाग होगा, हाइलम से बाहर जाता हुआ नजर आएगा। तो रीनल पेल्विस ये रहा। तो जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं कैलिक्सेस में कंटिन्यू हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये बात सही है। इनसाइड किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल पेल्विस। यहाँ आप देखेंगे कि कॉर्टिकल रीजन जो होगा वो जो बीच में आ रहा है बेटा, कॉर्टिकल रीजन जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड हो रहा है, इसे आप रीनल कॉलम कहते हैं, और रीनल कॉलम ही कॉलम ऑफ बर्टीनी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि ये रीनल पेल्विस होगा, ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। रीनल पेल्विस वो शुरुआती भाग है आपके यूरेटर का जहां पर मेजर कैलिक्सेस जो है वो जुड़ रहे होते हैं, ओपन हो रहे होते हैं, कंटिन्यू हो रहे होते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला इनकरेक्ट है और 156 का करेक्ट आंसर ही ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, ग्लोमेरुलस अलोंग विद वुमन कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि नेफ्रॉन जो होगा
उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से मौजूद होंगे और यहाँ पर एफरेंट आर्टरियल जो ग्लोमेरुलस बनाएगा, उसी ग्लोमेरुलस को बोमन कैप्सूल के साथ मिलकर आप क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल या फिर मैलफिजियन बॉडी, इसे मैलफिजियन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है और ये कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होता है। ये करेक्ट बात है। अगला देखेंगे, रीनल कॉर्पसल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ये भी करेक्ट पॉइंट है बेटा कि आपका रीनल कॉर्पसल पीसीटी और डीसीटी कलेक्टिंग कॉर्टिकल रीजन में मौजूद है और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है उसका ज्यादातर भाग बेटा मेडुला वाले रीजन में मौजूद होता है। तो ये सही है। गलत जो दिया हुआ है वो सेकंड ऑप्शन में है, तो 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन ह्यूमन बोन। आप जानते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक चलता है। यहां से एओर्टा जो निकलती है वो एओर्टा फर्दर डिवाइड होगी बेटा आर्टरीज में, आर्टरीज फर्दर डिवाइड होगी बेटा आर्टीरियोल्स में और आर्टीरियोल्स फर्दर डिवाइड होंगे किसमें, कैपिलरीज में। फाइन कैपिलरी बेड या कैपिलरी का नेटवर्क यहाँ बनता है और कैपिलरी ही वो वेसल है फाइन जो किसी टिश्यूज के सेल्स के साथ एक्सचेंज कराती है चीजों का जो ब्लड लेके आ रहा है। अब इसके बाद कैपिलरी जब जुड़ना शुरू होंगी तो सबसे पहले बनाएंगी वेन्यूल्स को और वेन्यूल्स और जुड़ेंगे तो बनेंगी वेन्स और वेन्स जाके ओपन हो जाएंगी। सबसे बड़ी वेन्स वेना कावा में और वेना कावा जाके बेटा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आपके राइट एट्रियम में ड्रेन करवा देगी। ये पूरा आपके सामने सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। बाकी पल्मोनरी सर्कुलेशन चलता है, इसी कारण से हमारा जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेशन वाला नजर आता है, एक सिस्टेमिक एक पल्मोनरी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये सारा सेगमेंट जो इधर का है बेटा ये सिस्टेमिक आर्टरीज कहलाता है जो कंटेन करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को और इधर वाला जो सारा सेगमेंट है ये बेटा सिस्टेमिक वेन्स कहलाता है जिसमें कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका मौजूद है। तो आप देखेंगे कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ और राइट एट्रियम में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला जी नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है। राइट वेंट्रिकल होगा नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड होगा नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में जा रहा है, फिर टिश्यूज से बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला पॉइंट। तो 157 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलर। ह्यूमरस जो है बेटा कहीं ना कहीं ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला में कहीं ना कहीं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मदद से जुड़ रही होगी और यहाँ पर एसिटाबुलम कैविटी तो बेटा पेल्विक गर्डल में है, वहां पर एसिटाबुलम कॉक्सल बोन जो होगी वहां पर फॉर्म हो रही है और उसके साथ बेटा फीमर हड्डी जो थाई बोन है वो अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आप देखेंगे पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, ह्यूमरस बोन आर्टिकुलर विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। जी हाँ बिल्कुल सही है, पेक्टोरल गर्डल पे स्कैपुला के साथ ग्लिनोइड कैविटी की मदद से ये जुड़ रही होगी ह्यूमरस बोन। तो आप देखेंगे 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये गलत हो गया, आर्टिकुलर्स भी एसिटाबुलम के साथ नहीं जुड़ेगी, ग्लिनोइड कैविटी पेल्विक गर्डल में नहीं देखने को मिलेगी। तो 158 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट वन। वो एक्सेप्ट वन वाला पहचानना है आपको, इनकरेक्ट वाला पहचानना है बेटा ध्यान से। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय सेंसरी न्यूरॉन। जी नहीं, जब आप देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा उसके सिग्नल्स बेटा, अगर ये एक्सॉन टर्मिनल है, नीचे मसल फाइबर है, उसके सार्कोलेमा है, तो सिग्नल जो लेके आएगा जो इंपल्स आएगी बेटा उसके कारण कैल्शियम आयन एंटर होगा। कैल्शियम आयन एंटर होने के कारण सिनेप्टिक वेसिकल जो है एक्सोलेमा के साथ फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद फटेंगे सिनेप्टिक लेफ्ट में। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये सिनेप्टिक लेफ्ट हो गया और पूरा बन गया सिनेप्स। और यहाँ पर ये सिनेप्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाएगा जिसे मोटर एंड ब्लेड भी कहते हैं आप बेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत जो होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की वो नर्वस सिस्टम के थ्रू भेजे गए सिग्नल के द्वारा होगी और उस सिग्नल बेटा सेंसरी न्यूरॉन नहीं मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। मोटर न्यूरॉन होगा बेटा सीएनएस से टिश्यूज या ऑर्गन्स में ले जाने वाले सिग्नल्स को रिस्पॉन्सिबल मोटर न्यूरॉन होगा जिसको इफरेंट भी आप कहते हैं, इफरेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप स्केलेटल मसल के पास सिग्नल आ रहे हैं तो ये सिग्नल बेटा ये न्यूरॉन जो है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम का होगा, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो कि वॉलंटरी सिग्नल लेके जाएगा। तो ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया पहला ही और पहला ही आंसर हो गया। अगला देखेंगे एक्शन पोटेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड्स थ्रू दी मसल फाइबर। ये जो एक्शन पोटेंशियल होगा ये मसल फाइबर सार्कोलेमा, यहाँ रिसेप्टर जो होंगे वो उनसे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा, डीपोलराइजेशन होगा, सार्कोलेमा जो है वो डीपोलराइज हो जाएगी एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन टू सार्कोप्लाज्म। जी हाँ, इसी सार्कोलेमा के डीपोलराइज होने के कारण बेटा यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ
वहां से कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज होने लगेंगे। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन की टीबीसी साइट पे जाके जुड़ेंगे, ट्रोपोनिन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कराएंगे, जो मास्किंग हो रखी थी एक्टिन पे मौजूद मायोसिन बाइंडिंग साइट या एक्टिव बाइंडिंग साइट्स की, वो हट जाएगी। मास्किंग हटने पे मायोसिन हेड को जगह मिलेगी जुड़ने की, एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा, जुड़ेगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा और फिर आगे खिसकेगा बेटा, और इस थिन फिलामेंट को स्लाइड कराएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, जिसके कारण सार्कोमियर की जो जेड लाइंस है वो पास पास आएंगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड आएगी, आईएम लाइन की तरफ आएंगी, उसके कारण शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सही है सेकंड वाला पॉइंट। तीसरा, इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। जी हां, टीपीसी साइट के साथ ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। जी हां, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यूटिलाइजिंग द एनर्जी का हाइड्रोलाइसिस, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके एनर्जी की मदद से मायोसिन हेड जो है वो टिल्ट होगा और कहीं ना कहीं एक्सपोज साइट के साथ जुड़ेगा। ओके, एक्सपोज साइट के साथ पहले जुड़ेगा और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद एनर्जी का यूज करके वो टिल्ट हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो 159 में इनकरेक्ट आपको दिया है पहला वाला पॉइंट और पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। द हार्मोन दैट इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए बेटा स्खलन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन भी कराएगा। स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला। ऑक्सीटोसिन कहां से? ऑक्सीटोसिन पार्स नर्वोसा से निकला बेटा, न्यूरोहाइपोएसिस से, और बनाया हाइपोथैलेमस ने है। एक्सोनली ट्रांसपोर्ट हुआ है और ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स के लिए रिस्पांसिबल है फॉलिकुलो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जीएनआरएच के सिग्नल पे जो हाइपोथैलेमस से आएगा वहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स निकलेंगे जिसमें एफएसएच भी मौजूद होगा। तो आप देखेंगे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन और एफएसएच रेस्पेक्टिवली मौजूद है इन सभी फंक्शंस के लिए। तो आप देखेंगे ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच आपको दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं नर्व जो फाइबर है वो एक्साइटेबिलिटी शो करता है। एक्साइटेड स्टेट यानी नॉर्मल स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में ये पोलराइज स्टेट शो करता है, पोलराइजेशन शो करता है, जिसमें अंदर और बाहर एक आयनिक ग्रेडियंट बना होता है। अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा रहते हैं, बाहर पॉजिटिव रहते हैं। इसी कारण से इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर की तरफ से -70 मिलीवोल्ट का आता है। तो आप देखेंगे कि जब सिग्नल आएगा, स्टिमुलस आएगा, तो स्टिमुलस आने पे बेटा ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ मौजूद NAVGC ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण बाहर से भर भर के सोडियम आयन अंदर आते हैं। सोडियम आयन अंदर आने के कारण मेम्ब्रेन की जो पोलरिटी है वो रिवर्स हो जाती है, अंदर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाते हैं, बाहर नेगेटिव हो जाते हैं। इसी आयनिक ग्रेडियंट को आप एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ आ चुका है इस मेम्ब्रेन में। पहले पोलराइज वाली कंडीशन थी, अब उसका रिवर्स हो गया है, यानी डीपोलराइजेशन अकर हो चुका है। और डीपोलराइजेशन अकर हुआ ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। परमिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, स्टिमुलस आने पे परमिबिलिटी सोडियम आयन की बढ़ जाएगी, जिस कारण इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन का हाई से लो की तरफ, कहीं ना कहीं भर भर के पैसिवली सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होगा, जिस कारण मेम्ब्रेन की पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स के दौरान एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ के प्लस आयन, जी नहीं, के प्लस आयन के मूवमेंट के कारण तो बेटा रीपोलराइजेशन होगा, जब अंदर से बाहर पोटेशियम जाएगा। सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये सही है बेटा, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 161 का करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, हार्मोन्स कॉल्ड केमिकल सिग्नल that stimulate specific target tissue. Their specificity is due to the presence of signal receiving receptors. receptors मौजूद होते हैं बेटा किसी रेस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू पे, तभी पहचान पाता है कोई हार्मोन की मेरा टारगेट टिश्यू आ चुका है, और रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर वो अपना काम शो करवाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स पे। आप देखेंगे कि अगर पिट्यूटरी से अगर निकला है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH अगर निकला है तो पूरे ब्लड में वो फैल रहा है, और उसे कैसे पता चलेगा कि थायराइड आ गया? तो उसके रिसेप्टर मौजूद होंगे बेटा, थायराइड ग्लैंड पे रिसेप्टर मौजूद होंगे तो उनके साथ बाइंड होगा और थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन शुरू करवा देगा। आप देखेंगे इसमें पूछा हुआ है कि केमिकल नेचर एंड साइट ऑफ रिसेप्टर्स रेस्पेक्टिवली इन केस ऑफ हार्मोन्स ऑफ प्रोटीन नेचर। आप जानते हैं प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन बेटा, प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन, हाइपोथैलेमस के 11 हार्मोन सारे के सारे प्रोटीन नेचर के, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन चाहे एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो चाहे इंटरमीडिया हो, सारे हार्मोन पेप्टाइड नेचर के। इसके अलावा बेटा पेनक्रियास के सारे हार्मोन प्रोटीन नेचर के। इसके अलावा बेटा GIT के सारे हार्मोन प्रोटीन नेचर के, किडनी का हार्मोन प्रोटीन नेचर का जिसको एरिथ्रोपोइटिन मैं कह रहा हूं, और ANF हार्ट का हार्मोन भी पेप्टाइड नेचर का प्रोटीन, और साथ ही बेटा पैराथायरॉइड हार्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकला वो भी प्रोटीन नेचर का। इसके अलावा बेटा थायराइड से निकला हुआ थायरोकैल्सिटोनिन भी पेप्टाइड नेचर का होता है। तो ढेर सारे हार्मोन है और ये सारे हार्मोन वाटर सोल्यूबल नेचर के होते हैं, मेम्ब्रेन टारगेट सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं, इसी कारण से ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे ही बाइंड होते हैं
और सेकेंडरी मैसेंजर भी प्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरा जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव नेचर वाला है हार्मोन से, जिसे एड्रेनलिन हो गए हैं, सारे कैटेकोलेमाइन जो दोनों है वो, और साथ ही मेलेटोनिन, ये भी बेटा इसी नेचर के हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड होंगे। और स्टेरॉइड नेचर के आपके पास पता है, आपको जितने भी आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो, और साथ ही सेक्स हार्मोन्स है वो, और थायराइड वाले हार्मोन यानी जो आइडोथायरोनिन्स है, इन दोनों का नेचर अलग है, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं बेटा, स्टेरॉइड वाले और आइडोथायरोनिन वाले, इसमें T3T4 आएगा, वो सीधे सेल के अंदर घुस जाते हैं, उनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पाए जाएंगे। यहाँ हमसे पूछा है कि केमिकल नेचर रिसेप्टर का और साथ ही साइट ऑफ रिसेप्टर। प्रोटीन नेचर है तो साइट ऑफ रिसेप्टर तो हो गया मेम्ब्रेन बाउंड बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस कराएंगे। और केमिकल नेचर किसी भी रिसेप्टर का बेटा, चाहे कोई सा भी नेचर ऑफ हार्मोन हो, चाहे स्टेरॉइड हो, आइडोथायरोनिन हो, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो या फिर पेप्टाइड नेचर हो, केमिकल नेचर केवल और केवल बेटा प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीन के ही बने होते हैं रिसेप्टर। बायोमोलिक्यूल में लिखा है बेटा वो टेबल के अंदर, तो प्रोटीन नेचर के होंगे तो प्रोटीनिशियस हार्मोन रिसेप्टर होंगे, और साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाए जाएंगे प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन्स के। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। लिपिड का नहीं होगा कोई भी रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर है सब प्रोटीनिशियस होंगे बेटा, इंट्रासेलुलर होगा नहीं। तो आप देखेंगे 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, मैच द कॉलम 1, दो कॉलम दी हुई है। गोल्डन राइस बेटा विटामिन ए इनरिच्ड क्रॉप होती है, जी हाँ ये हो गया थर्ड वाला पॉइंट मैचिंग सही। बीटी कॉटन बेटा कहीं ना कहीं हाई यील्ड होगा और पेस्ट रेसिस्टेंट होगा कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स के लिए। फ्लेवर सेवर टोमेटो बेटा ये आपके शेल्फ लाइफ इंक्रीज कराने वाला जिनिस में डाला गया है, जो कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को बचाने का काम करेगा। टमाटर को तोड़ लिया तो ज्यादा उसकी लाइफ बनाए रखेगा, ऐसा जिनिस में मौजूद है, यानी कहीं ना कहीं शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने का काम करेगा। ये सेकंड हो गया। और रोजी काओ बेटा प्रोटीन एनरिच मिल्क प्रोड्यूस करती है, जिसमें अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मौजूद होगा, अच्छा होता है नॉर्मल मदर मिल्क से भी अच्छा बेटा। तो आप देखेंगे फर्स्ट ये हो गया। तो आप देखेंगे कि ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड और डी फर्स्ट, ये आपको दिया हुआ है पहले वाले ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको पहचानना है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स रिचलिस। हाँ सही बात है कि पार्स इंटरमीडिया जो होगी बेटा, ये पार्स इंटरमीडिया मर्ज रहती है आपके पास डिस्टाइलिस के साथ, और दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर ह्यूमन के अंदर बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। ये एडिनोहाइपोफाइसिस आपके पास मौजूद है, इसमें मिड पिट्यूटरी और साथ ही जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो इंक्लूडेड है, ये करेक्ट है। T3T4 हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, जी हां, और पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज करती है आपके पेप्टाइड नेचर वाले हार्मोन TCT को। अगला देखेंगे, हाइपरथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीड्स टू क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म बेटा कहीं ना कहीं स्टंटेड ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन है किसी बेबी की ग्रोथ के दौरान, और साथ ही ये होगा ड्यू टू मदर के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से, जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी इन डाइट के कारण होता है। तो ये हाइपर नहीं हाइपो होना चाहिए था, इसी कारण से ये इनकरेक्ट हो गया। अगला देखेंगे, पीटीएच स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन। पीटीएच बेटा पैराथायरॉइड हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला है, ये तीन तरीके से कैल्शियम आयन बढ़ाता है ब्लड में। एक तो डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करके कहीं ना कहीं, दूसरा बेटा रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब करके, और तीसरा बोन का डिसोल्यूशन करके बोन को कुरेद के वहां से कैल्शियम आयन निकालता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो 164 का जो इनकरेक्ट पॉइंट आपको दिया हुआ थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला देखेंगे, ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का। ब्रेन स्टेम आपका बनाता है बेटा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इधर सेरेबेलम इसमें नहीं आएगा, डायंसिफ्रॉन नहीं आएगा, और साथ ही बेटा सेरेब्रम नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और एक ही एक्सिस पे मौजूद है, तो ब्रेन स्टेम फॉर्म करने का काम कर रहे होते हैं। 165 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। असर्शन रीजन आया है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। ए बैंड रिटेन करता है लेंथ को, क्योंकि ए बैंड की एंटायर लेंथ कहीं ना कहीं मायोसिन की एंटायर लेंथ के बराबर होती है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ना एक्टिन छोटा होता है ना मायोसिन, यानी मायोसिन के बराबर जो ए बैंड है उस पे उसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ये केवल वो रीजन है जहां केवल और केवल बेटा एक्टिन आ रहा होता है। ये वो रीजन है आई बैंड जहां केवल एक्टिन आ रहा होता है। आप जानते हैं कि ए बैंड तो ये हो गया, आई बैंड बेटा ये हो चुका है आपका, ये आई बैंड है। आई बैंड जब ये जो जेड लाइन है बेटा, ये कहीं ना कहीं ए बैंड की तरफ खिसकेगी, सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ खिसकेगी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो आई बैंड वाला रीजन कम होने लग जाता है, एच जोन वाला रीजन भी कम हो जाएगा बेटा। ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन रखेगा। अगर आई बैंड की लेंथ भी एक्टिन की लेंथ के बराबर होती तो आई बैंड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मायोसिन छोटा होता है ना एक्टिन छोटा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए बैंड रिड्यूस हो जाएगा
सॉरी आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा और ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन करेगा ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। अगला देखेंगे पॉइंट, स्केलेटल मसल फाइबर इज सिंसाइशियम। हाँ, सिंसाइशियम माने बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर अगर सेल्स के फ्यूजन के कारण होती है तो उसे सिंसाइशियल कंडीशन कहा जाता है। अगर न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करें तो उसे सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं, जो एंडोस्पर्म में देखने को मिलती है आपको। तो यहाँ देखेंगे कि शुरुआत में जब मसल बन रही होती है बेटा, अगर मान लो स्केलेटल मसल फॉर्म हो रही है तो उस दौरान मायोब्लास्ट सेल मौजूद होते हैं, वो फ्यूज आते हैं, जिसके कारण बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसके सेल में आपको मसल फाइबर में देखने को मिलती है। और उसी कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को जो सेल्स के फ्यूजन के कारण आई है उसे आप सिंसाइशियम कहते हैं। और स्केलेटल मसल का मसल फाइबर जो होगा यानी जो सेल है वो कहीं ना कहीं मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंसाइशियल होता है। एज देयर सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। ये भी सही है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सेशन को, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड वाला ऑप्शन। 166 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है। आगे देखेंगे बेटा, स्टेम सेल्स जिनके पास पोटेंशियल है राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन बॉडी, ये फीटस की सभी स्टेम सेल्स which have the potency to give rise all the tissues and organs in fetus developed from, ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा ये फ्रॉम है। तो स्टेम सेल्स जो मौजूद होंगे वो आपके जो, अगर ब्लास्टोसिस्ट की मैं बात करूं तो ब्लास्टोसिस्ट में आप देखेंगे कि ट्रोफोब्लास्ट तो प्लेसेंटा फॉर्म कर रहा है, सेल ऑफ रूबर है नहीं, एक्टोडर्म नहीं, केवल इनर सेल मास ऐसा है जिसके पास स्टेम सेल्स मौजूद है, आगे जाके एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा। स्टेम सेल इसके अंदर मौजूद है, अगर आप एक स्टेम सेल को निकाल के अलग कर ले तो पूरी बॉडी फिटस की डेवलप कर सकता है। तो स्टेम सेल टोटल पोटेंशियल वाले सेल्स हैं, यानी टोटीपोटेंट सेल होते हैं जो पूरी बॉडी को फॉर्म करा सकते हैं। तो इनर सेल मास आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। 167 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए बेटा, बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये आपका बीटी वाला जीन बेटा फॉर्म करता है प्रोटीन क्रिस्टल्स विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, दिस प्रोटीन बाइंड्स विद द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिड कट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। हाँ, ये सही बात है कि कहीं ना कहीं ये प्रोटीन जो है ये बाइंड हो जाएगा जब इंसेक्ट किसी पौधे को खाएगा और वहाँ ये बीटी आपको मौजूद है तो बेटा वो बीटी क्रॉप के जब ये इंसेक्ट इसको फीड करेगा तो प्रोटीन उसके अंदर चला जाएगा और प्रोटीन जो उसके मिडगत वाले एपिथेलियल सेल्स के अंदर पोर क्रिएट कर देगा, जिसके कारण बेटा उसकी डेथ हो जाएगी, आपका जो पेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ये पहला ही सही है बेटा। अगला देखिए, इट इज क्रूशियल फॉर सेलुलर डिफेंस, ये आर्गेनिक इंटरफेरेंस की बात है। इट इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिक, नहीं एल्कलाइन पीएच होती है बेटा, फॉरवर्ड भी नहीं होगा। डज नॉट किल दिस कैरियर बैक्टीरियम which is itself resistant to this toxin, जी नहीं, ये रेसिस्टेंट नहीं होता बल्कि इसमें ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में मौजूद होता है, एक्टिवेट होता ही नहीं है। एक्टिवेट बेटा अल्कलाइन पीएच में होगा, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। हालांकि उसके अंदर रेसिस्टेंट मौजूद नहीं है पर वो वहां इनएक्टिव फॉर्म में है, इस कारण से वो बच जाता है। तो 168 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे बेटा, which one of the following is incorrect, मैचिंग आपको दी हुई है, कुछ ऑर्गेनिज्म है। प्लेटीहेल्मिंथेस में टीनिया आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही है। फैसियोला हिपेटिका, हाँ प्लेनिडिया बिल्कुल सही है, ये तीनों सही है यहाँ पर। अगला देखेंगे एस्केलमिंथेस के अंदर एस्केरिस, हाँ राउंडवॉर्म, उचरीरा फाइलेरिया बॉम्ब और ये हुकवॉर्म भी आ रहा है, ये भी करेक्ट है बेटा। मोलस्का के अंदर पाइला है, हाँ एप्पल स्नेल। इकाइनस बेटा सी अर्चिन। एंटीडोन ये होगा बेटा इकाइनोडर्मेटा के अंदर, एंटीडोन सी लिली है और इकाइनस बेटा सी अर्चिन है, ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर आएगा, ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, यही आंसर हो गया बेटा। आर्थ्रोपोडा बॉम्बिक्स, जी हाँ, और लोकस्टा हो गया, लेसिफर लैक इंसेक्ट हो गया, ये सारे के सारे बॉम्बिक्स मोराई बेटा, सिल्क वॉर्म, ये सारे के सारे लोकस्टा जो कहीं ना कहीं ग्रिगेरियस पेस्ट है, ये सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। ये सारे करेक्ट दिए हुए हैं, केवल थर्ड वाले में नहीं दिया हुआ है। 169 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन जो इनकरेक्ट दिया हुआ है। अगला देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन फ्रीक्वेंसी एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। करेक्ट वाला आपको पहचानना है, देखते हैं। व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो देखिए बेटा ये आपकी ए पॉपुलेशन है, ये बी पॉपुलेशन है, मान लीजिए यहाँ कई सारे ए है और ये अदर पॉपुलेशन है जो बी वालों लोगों की है, तो ये बी हो गया। अब मान लीजिए अगर माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन होने पे बेटा मान लीजिए यहाँ से कुछ ए निकल के, दो ए निकल के यहाँ चले गए तो यहाँ ए वाले हो गए, वहाँ फर्दर वो अगर मीटिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पर ए वाले जीन भी, ए वाले और बी वाले जीन के साथ हाइब्रिड विगोर पैदा होगा। तो ए ने जब बी की तरफ मूव किया यानी माइग्रेट जब किया तो ओरिजिनल पॉपुलेशन से ए कम हुए और साथ ही उधर जो नई वाली पॉपुलेशन है वहाँ ए बढ़ गए, यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन जो ओल्ड पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे भी जीन फ्रीक्वेंसी में क्या आया, डिस्टर्बेंस देखने को मिला। ओरिजिनल पॉपुलेशन में भी डिस्टर्बेंस हुआ और इसके साथ साथ बेटा जो नई वाली पॉपुलेशन थी यहाँ पर भी जीन फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन ओनली गलत हो गया, व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अनदर population to another place of population occurs, gene frequency change in the new population only, ये गलत हो गया। यहाँ कह रहे हैं ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन, दोनों में कहीं ना कहीं बेटा जीन फ्रीक्वेंसी डिफर होगी, डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर 170 का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अनदर प्लेस जीन फ्रीक्वेंसी नाइदर चेंज, ये नॉइदर चेंज की बात कर रहा है बेटा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट वाला ऑप्शन जीन फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग आपको 170 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा थर्ड वाले ऑप्शन में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बेटा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बेसिस होता है बेटा किसका, होमोलॉगी का। होमोलॉगस ऑर्गन आपको इस क्वेश्चन के अंदर पहचानने हैं बेटा, आइए देखते हैं। स्वीट पोटैटो और पोटैटो जी नहीं, एनालॉगस ऑर्गन होंगे। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल ऑफ कोकर बेटा ये होमोलॉगस ऑर्गन होंगे, ये आपको देखने को मिल गया यहाँ एक। स्टिंग ऑफ हनी बी और स्कॉर्पियन ये एनालॉगस ऑर्गन होंगे बेटा। स्वीट पोटैटो जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो रूट का है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन अलग है, काम सेम है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। स्टिंग ऑफ हनीबी और स्कॉर्पियन, हनीबी का स्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं ओवी पॉजिटिव प्रोसेस होता है बेटा, स्कॉर्पियन का एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, तो यहाँ पर स्टिंग दोनों के एक ही है, कि कहीं ना कहीं प्रेडेटर से बचाएंगे या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और कहीं ना कहीं ओरिजिन अलग अलग है, ये एनालॉगस हो गई। यहाँ देखिए आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, नहीं ये भी एनालॉगस ऑर्गन होगा, आइज काम सेम है, ओरिजिन अलग अलग है। विंग ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, दोनों के दोनों बेटा मैमल है, और एक अपनी अपनी एडेप्टेशन के हिसाब से बेटा कहीं ना कहीं अलग अलग काम कर रहे हैं, विंग्स उड़ने का और फ्लिपर्स बेटा तैरने के लिए, तो ये होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जांपल हैं। होमोलॉगस के आपको देखने को मिले बेटा दो एग्जांपल बी और डी, तो यहाँ पर आपको गिनती ही पूछी हुई थी और दो गिनती बेटा फर्स्ट वाले ऑप्शन में दी हुई है, तो 171 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और मोड ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। मैचिंग नहीं है, केवल आपको सामने सामने मैच करना है कि सही दिया है कि नहीं। ट्यूबेक्टोमी मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये बेटा आईओडीज के लिए होगा, यहाँ इसके लिए नहीं है। ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल मेथड है, ये ब्लॉक करेगा गेमेट के ट्रांसपोर्ट को। ओरल पिल्स बेटा इनहिबिट करेंगे ओवुलेशन इम्प्लांटेशन, हाँ यही करेक्ट है, यही सही है। डायफ्राम जो है ये आपके बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को, फिजिकल मीटिंग को रोकने का काम करेंगे। इसके सामने जो स्पर्मिसाइडल एंड इंक्रीज फेगोसाइटोसिस दिया हुआ है वो बेटा आपके आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से कॉपर टी मल्टीलोड 375 इनके लिए दिया गया है। आयोडीज जो है वो ब्लॉक गेमेट ट्रांसपोर्ट की नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया, सर्जिकल मेथड के लिए होना चाहिए था। तो करेक्ट आपको मैचिंग सेकंड वाले में दी हुई है जो कि ओरल पिल्स के लिए रिगार्डिंग है, और 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, करेक्टली मैच पूछा हुआ। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स रेस्पेक्टिव रोल बेटा, आपसे इनकरेक्ट यहाँ पूछा गया है। इंटरफेरेंस बेटा, साइटोकाइन बैरियर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, हाँ सही बात है। प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ये भी करेक्ट है। यानी इंटरफेरेंस जो साइटोकाइन बैरियर है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल, जिसपे कहीं ना कहीं वायरस ने ऑलरेडी इन्फेक्शन कर रखा है, वो रिलीज करते हैं ताकि आसपास वाले सेल्स के ऊपर वो वायरस अटैक ना कर पाए, वो अपना सेल्टर डॉगमा बंद कर दे ताकि फर्दर वायरस ना प्रोड्यूस हो ट्रांसलेशन के दौरान। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटरफेरेंस के लिए बिल्कुल सही दिया हुआ है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू ब्लड टू फाइट विद देम, जी हाँ बी लिम्फोसाइट जो है वो कहीं ना कहीं बेटा फर्दर प्रोलिफरेट होंगे किसी एंटीजन से बाइंड होने पर प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज का सिंथेसिस करेगा और ये रेस्पॉन्सिबल होंगे बी लिम्फोसाइट बेटा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, तो ये करेक्ट है। मैक्रोफेजेस म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, जी नहीं, मैक्रोफेजेस तो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं और यही इनकरेक्ट दिया हुआ है, आपसे पूछा भी यही है, ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, ये म्यूकस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मैक्रोफेजेस तो बेटा फेगोसाइटोसिस करने का काम करेंगे, इनेट इम्यूनिटी के सेलुलर बैरियर में इन्वॉल्व है पीएमएनएल के साथ। IgA प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन, हाँ ये सही है कि IgA कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होगी। 173 का इनकरेक्ट पॉइंट दिया हुआ था थर्ड वाले ऑप्शन में, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, 173 का थर्ड। अगला देखें बेटा, आपको क्या में किडनी दी हुई है, किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिया हुआ है, आपको पहचाननी है कौन सी चीज कौन सी है। आइए देखते हैं, ए वाला मार्का बेटा यहाँ तक आ रहा है, यानी रीनल पेल्विस की बात कर रहे हैं, ए हो जाएगा बेटा रीनल पेल्विस। बी देखिए बेटा, बी जो है वो यहाँ आ रहा है, यानी कैलिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। सी जो है वो मेडुलरी पिरामिड के रेस्पेक्ट में है बात बेटा, मेडुलरी पिरामिड्स। और अगला आप देखेंगे बेटा, डी जो है वो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, जिसे आप रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टीनी भी कहते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो आप देखेंगे ए हो जाएगा रीनल पेल्विस, एक ही में दिया है बेटा, यही आंसर हो गया। बी हो जाएगा कैलिक्स, सी हो जाएगा मेडुलरी पिरामिड और डी हो जाएगा रीनल कॉलम। 174 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन बेटा। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। आपके सामने करेक्टली मैच यहाँ पर जो दिया गया है
वो पीनियल ग्लैंड डज नॉट इन्फ्लुएंस, फंक्शन दिए हुए हार्मोन के पीनियल ग्लैंड बेटा कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करती है, पिगमेंटेशन को करती है। इसके साथ साथ बेटा आपके जो 24 आवर रिदम है मेलेटोनिन इससे जो रिलीज हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो मेलेटोनिन जो है वो 24 आवर रिदम जो डायनल साइकिल है उसको भी रेगुलेट करने का काम करती है। ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। कॉर्पस लुटियम ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगा क्या? जी नहीं, ऑक्सीटोसिन तो पार्स नर्वोसा से रिलीज होता है। इंटरस्टिशियल सेल जो लेडिक सेल है बेटा ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मेन टेस्टोस्टेरोन होता है। यहाँ लिखा है एस्ट्रोपोइटिन, तो किडनी का हार्मोन है बेटा, ये इनकरेक्ट हो गया। सीसीके बेटा, सीसीके पीजेड ये बेटा आपके जीआईटी का एक हार्मोन है और ये स्टिमुलेट करेगा एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर को और वहां से बाइल जूस का रिलीज कराएगा और इसके साथ साथ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के सीक्रेशन को भी ये रिलीज कराता है। इसी कारण से पैनक्रियोजाइमिन भी से कहते हैं पैनक्रियाज के एंजाइमेटिक रिएक्शन एंजाइमेटिक सीक्रेशन को निकालवाने वाला। तो सीसीके का काम यहाँ सही दिया है, वही आपको सही वाला पहचानना था। तो 175 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पीशिएशन रेफर्ड एज। ह्यूगो डी वेरिस साहब ने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी उन थ्योरी लेमार्कियाना के ऊपर काम करके इवनिंग प्रायर रूम्स पे, तो उन्होंने कहा था कि म्यूटेशन ही अल्टीमेट सोर्स है और वही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। और उन्होंने इस स्टेप को कहीं ना कहीं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होने वाले जो चीज है इसको कहीं ना कहीं सॉल्टेशन रेफर किया था, सॉल्टेशन इसे कहा था। तो बेटा सॉल्टेशन ये रहा फोर्थ ऑप्शन में। तो 176 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे बेटा, वन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इन्वॉल्व साइलेंसिंग, जैसे साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए आ जाए बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस में चले जाओ, आरएनए आई की बात करो, आरएनए थर्ड ऑप्शन में दिया है। 177 का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन। Which method can be used to cure infertility in couples where male partner has low very low sperm count अगर कहीं आ जाए बेटा तो तुरंत जो है इन विवो के हिसाब से आप AI को सोचिए, AI को प्रीफर कीजिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन उन कपल्स में मेल पार्टनर के रेस्पेक्ट में किया जाएगा जिनमें लो स्पर्म काउंट है बेटा। तो आप देखेंगे IUD होगा नहीं, GIFT होगा नहीं, आपको IUI देखने को मिल रहा है, ICSI यहाँ करवा नहीं रहे हैं। तो 178 में आप देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following set of cells has different number of chromosomes? आप देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपको पहचानना है जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। प्राइमरी डिप्लॉयड होंगे बेटा, चाहे किसी के भी होंगे, मेटोजेनेसिस के दौरान प्राइमरी वाले डिप्लॉयड होंगे बेटा, केवल ग्रोथ से बने हैं, है ना। फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा हैप्लॉइड होगी, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी oocyte बेटा, सेकेंडरी वाले हमेशा हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड हो गया और ये भी हैप्लॉइड हो गया। ओवम हैप्लॉइड होगा बेटा और साथ ही oogonia, ये तो ओवम मदर सेल है, ये डिप्लॉइड होगी। तो डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको फोर्थ वाले पेयर के अंदर देखने को मिला, तो फोर्थ हो जाएगा 179 का करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे बेटा आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस अ डिजीज एंड अ पैथोजन कॉजिंग इट। टाइफाइड सैलमोनेला टाइफी कॉज करता है, हाँ बैक्टीरियल डिजीज है बेटा, करेक्ट हो गया, यही करेक्ट हो गया। न्यूमोनिया हीमोफाइलस न्यूमोनी बेटा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा होता तब भी करेक्ट हो जाता, अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता तब भी करेक्ट हो जाता। एक का जीनस और एक का स्पेसिफिक एपिथेट रख दिया है, ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है बेटा, प्लाज्मोडियम की स्पीसीज बेटा जिसमें ओवेल भी आएगा आपके और साथ ही जो है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मैलिग्नेंट वाला हो गया, वो हो गया। एस्केरिस लंबरिकॉर्ड तो एस्केरियासिस कॉज करता था, ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। रिंग वॉर्म बेटा फंगस से कॉज होगा, माइक्रोस्पोरम हो गया, एपिडर्मोफाइटोन हो गया, ट्राइकोफाइटोन हो गया और इसके सामने एंडामीबा हिस्टोलाइटिका जो अमीबाइसिस कॉज करता है वो दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। अमीबिक डिसेंट्री वाला ये एंडामीबा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट दिया हुआ है टाइफाइड के लिए बैक्टीरियल डिजीज जो है। और इसी के साथ आपके जूलॉजी के जो सॉल्यूशंस हैं ये खत्म होते हैं URTS 20 के। आप सभी को अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट।